देखिए मैथ्स वाले सर बेटा 6 बजे ही फ्री है। हाँ, इसलिए आपको 6 बजे यहाँ पहुँचना होगा। वो तो बेचारे इंतज़ार करके गए हैं आधा घंटा उन्होंने। जब मैंने फ़ोन किया आपको तो कहने लगे सर अब मैं जाऊँगा। तो मैंने भी मन बना लिया कि लग रहा है कुछ आप फंस गए हैं, क्या हो गया है, तो लाइए पूछ लो। तो आपसे बात हुई तो इसलिए फिर मैं रुका रहा, वो चले गए। उनकी एक्चुअली फिर क्लास होती है। हाँ, तो वो क्लास जो है पहले से चल रही है, लेकिन वो 1 हफ्ते में उनका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, फिर देख सकते हैं। चलिए, तो इसको फिर से लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आया था, अब आना चाहिए 3d आना चाहिए, लेकिन d ना आकर के पहले 4s आ जाता है, 4s2 3d 10 आ जाता है, फिर उसके बाद 4p6 आता है। तो ये खाली एक यहाँ पर चेंज हुआ है कि 3d यहाँ आने की बजाय 4s के बाद आ गया। इसकी सारी डिटेल, सारा रीजनिंग हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। ये जो है कल के वीडियो में मौजूद है, तो उसको आप देखिएगा ताकि हम लोगों का टाइम यहाँ पर बचा रहे। चलिए, अब हम लोग आते हैं, एक मैंने बॉन्डिंग का ग्राफ बताया था, उसको समझ लीजिए। उससे बॉन्डिंग की अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी रहती है। तो एनसीईआरटी में हमारे दिया हुआ है ग्राफ, क्या है कि 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम है, एक यहाँ पर है और एक उससे बहुत दूर है, इनफाइनाइटली दूरी पर है, ठीक है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ओके। इसके सेंटर में क्या है, इसके सेंटर में प्लस चार्ज है, हमको मालूम है न्यूक्लियस होता है। इसके सेंटर में भी प्लस चार्ज है। इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या चाहता है कि मेरी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, क्योंकि मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 2 आ जाएंगे तो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसके पास तो एक ही है। अब पड़ोस में इसको हाइड्रोजन दिखता है, तो हाइड्रोजन से कहता है भाई पड़ोसी हाइड्रोजन मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दो। तो पड़ोसी कहता है क्यों दे दूं भाई, मेरी खुद ज़रूरत है एक इलेक्ट्रॉन, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं। तो फिर ये दोनों क्या करते हैं, दोस्ती करते हैं, ठीक है। कि क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि भाई ऐसा है, हम लोग बॉन्ड बना लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए ये क्या करते हैं, करीब आते हैं। तो ये देखिए, इनको करीब लाते हैं, ये करीब आ गए। ठीक है, ये करीब आ गए। तो इसका वाला इलेक्ट्रॉन ये और इसका वाला इलेक्ट्रॉन ये, और ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। अब ये यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इतना न्यूक्लियस के चारों तरफ इतनी हाई स्पीड से घूमता है कि वो ऐसा, उसको उसका नाम जो दिया जाता है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे दिया जाता है। क्या दिया जाता है, क्लाउड, ठीक है ना। तो ये हो गया। अच्छा, ये यहाँ पर आकर के रुक जाते हैं, उसके लिए मैंने कल समझाया था, देखिए दोबारा समझाता हूँ। मान लो ये यहाँ पर है और ये यहाँ पे है। अब देखिए, इसको समझाना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे रुकते क्यों हैं, इस बात के लिए। इनके बीच में कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, बताइए। इनके बीच में जो फोर्सेस काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है और न्यूक्लियस न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है, हैं? लेकिन साथ में
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट भी कर रहा है, ये वाला प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों चीजें साथ में चल रही। ये कब तक करीब आएंगे बताओ अनस? जब तक अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा रिपल्शन फोर्स से, तभी तक तो आएंगे। जब इनके बीच का ये वाला क्या है, ये रेड वाला तो है अट्रैक्शन, और ये वाला क्या है रिपल्शन। तो रिपल्शन फोर्स कम होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो करीब आते जाएंगे। जिस वक्त दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे उस वक्त ये आकर के दोनों एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रुक जाएंगे। उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ठीक है, अब देखो ग्राफ में कैसे इसको दिखाते हैं। ये इसकी एनर्जी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी, वो वाई एक्सिस पे लेते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस पे दोनों के बीच का डिस्टेंस लेते हैं। जब ये दोनों एटम बहुत दूर थे तो इसको हमने कहा कि ये इनफाइनाइट दूरी पर है। कितनी दूरी पे है? और इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, वो 0 है। ठीक है, यहाँ पे आर भी 0 और पोटेंशियल एनर्जी भी 0। अब इन्होंने क्या किया, करीब आना शुरू किया। जब करीब आए तो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ऐसे ही चलती रही। ठीक है, 0 के बिल्कुल, ठीक है, 0 ही मान लिए, 0 के आसपास होती है, थोड़ी सी कम होती है जब करीब आते हैं तो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आना शुरू होता है एकदम से पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है, और एक पॉइंट पे आकर के अपनी मिनिमम वैल्यू को अचीव कर लेती है। उसके बाद फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। आई बात समझ में? हाँ, तो ये जो चीज जहां पर ये जो चीज पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई है, कौन सा पॉइंट है वो, ये वाला। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो गई है, मिनिमम। बस यही आकर के दोनों एटम रुक जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है, इसलिए यहां पर आकर के रुक जाते हैं। इससे देखो, इससे और करीब दोनों हाइड्रोजन एटम आए। भाई आर यहाँ पे हम चल रहे हैं तो करीब ला रहे हैं ना, तभी तो ये घटता जा रहा है। इससे और करीब लाए तो फिर एकदम से पोटेंशियल एनर्जी देखो कैसे बढ़ी है शार्पली। हाँ, लेकिन मैग्नेट में तो बेटा या तो रिपेल करेंगे तो रिपेल ही करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो अट्रैक्ट ही करेंगे। यहाँ मैग्नेट के एग्जाम्पल से नहीं वेरीफाई होगा। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों फोर्सेस एक साथ काम कर रहे हैं, अट्रैक्शन वाला भी कर रहा है, रिपल्शन वाला भी कर रहा है। मैग्नेट में या तो अट्रैक्शन करेगा या रिपल्शन करेगा, यहाँ पे दोनों एक साथ कर रहे हैं। एक पॉइंट पे आकर के अट्रैक्शन मैक्सिमम हो गया। ठीक है, और मैक्सिमम हो गया का मतलब यह है कि अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों बराबर हो गए, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई। ये वाला डिस्टेंस अगर मैं कहूं आपसे निकालने के लिए तो बताइए ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा। सर इस लाइन को ऐसे खींच दीजिए, ये डिस्टेंस आ गया, आया नहीं आया, या थोड़ा सा तिरछा बन गया है तो इसको ऐसा कर लेते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल सही क्वेश्चन, ये ऐसे पता चलता है एक्सपेरिमेंट के जरिए से। ठीक है, तो अभी हमें तो एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, हमें तो क्या करना है, हमें तो सिर्फ
ये एक्सपेरिमेंट से पता चला, ठीक है, इतना नीचे जाता है। अभी मैंने कोई वैल्यू तो लिखी नहीं है, ठीक है ना, तो बस नीचे जाता है, ये आपके दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए। तो अब ये वाली जो लेंथ आई है आर की, ये वाली आर की वैल्यू कितनी आई है, यही तो आई है। ये वाली लेंथ दूरी क्या कहलाती है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। इस पॉइंट पे, इस बॉन्ड लेंथ पे, यानी इस दोनों एटम के बीच के डिस्टेंस पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। और जिस भी किसी सिस्टम की जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी वो सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। इस बात को लिखिए। और ये ग्राफ एक बार फिर से बनाइए जल्दी से, इसलिए 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं क्योंकि ये ग्राफ आना चाहिए। ये जितना पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की कम होगी वो सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। Lower the potential energy of a system, higher will be the stability, ठीक है। और यहाँ देखिए नेगेटिव में आ रही है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हाँ, जब बॉन्ड बनता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। चलिए, तो ये हो गया हमारा बॉन्डिंग क्यों और कैसे होती है। क्यों क्यों रिपेल करेंगे, अब उससे करीब जाएंगे नहीं ना, वहीं रुक जाएंगे बस। हाँ, जब करीब जाते हैं तो नीचे आता है, लेकिन एक डिस्टेंस पे आने के बाद, मान लो वो डिस्टेंस ये वाला है, यहाँ पर आने के बाद, इतने डिस्टेंस पे आने के बाद क्या हो गया, अब रुक गए। अब इससे करीब नहीं ले जा सकते आप इनको, इससे करीब ले जाओगे तो एकदम से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, इसका मतलब अनस्टेबल हो गए। अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या हो गया, अनस्टेबल। कम होने पे स्टेबल होती है, तो ज्यादा, हाँ, आप उसे करीब लाओगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाती जाएगी, अनस्टेबिलिटी उसकी कम होती जाएगी, मतलब बढ़ती जाएगी, ज्यादा अनस्टेबल होता चला जाएगा, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करने का पड़ेगा, बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी वहां पे हमको करीब लाने के लिए। वो तो चाहते नहीं ना करीब आना उससे ज्यादा, भाई ये जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ तक वो आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ तक आने में उनको क्या हो रहा है, हाँ, स्टेबल हो रहे हैं, मिल रही है। लेकिन जब इससे ज्यादा आप करीब लाते हो तब उनको दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो उससे ज्यादा वो करीब आना नहीं चाहते, ठीक है। उससे ज्यादा करीब लाना है तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, चलिए, आपने इसका मतलब लेक्चर देखा नहीं था कल, इसको बेटा देखने की ज़रूरत है अभी आपको जो है, क्योंकि बेसिक्स काफ़ी वो करने हैं, तो इसलिए इसको देखने की ज़रूरत। चलिए, तो अब हम लोग जो थ्योरी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये थ्योरी हमें बताती है कि बॉन्ड जो है एटम्स के बीच में कैसे बनता है, ठीक है। देखिए, कोई भी साइंस किसी भी चीज़ के बारे में डेवलप होती है तो एक दिन में थोड़ी सारी बातें पता चल जाती है। पहले एक बात डिफाइन होती है, फिर दूसरी बात डिफाइन होती है, फिर तीसरी बात डिफाइन होती है। एटम के बारे में कुछ याद है, एटम का स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ, पहले एटम के लिए कौन आए,
बोलिए। पहले एटम के लिए जे थॉमसन आए, उन्होंने अपना मॉडल दिया। याद है उन्होंने क्या मॉडल दिया? उन्होंने मॉडल दिया कि जो एटम होता है, हाँ, वो तरबूज की तरह, वाटरमेलन की तरह होता है। उसमें जो रेड वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन तो वो जानते भी नहीं थे। और जो नेगेटिव पार्ट होता है, जो क्या कहते हैं, बीज होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी जे थॉमसन ने करी थी। तो उन्होंने ये स्ट्रक्चर दिया था वाटरमेलन की तरह, जो कि अब बच्चा भी बता देगा कि ये बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी बात है कि पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज एम्बेड कैसे हो जाएगा? चार्ज ही खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिल करके खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा चार्ज, तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर रदरफोर्ड आए, उन्होंने जो है वो दिया मॉडल। उन्होंने क्या कहा कि ऐसा है भाई साहब कि सेंटर में होता है न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ क्या होता है? सेंटर में न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ ऑर्बिटल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो उन्होंने ये दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये न्यूक्लियस है, इसमें प्लस चार्ज होता है पूरा का पूरा। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जिधर चाहे घुमा दो, इधर घुमाना हो इधर घुमा दो, इधर घुमाना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये मॉडल आया, उन्होंने दिया, ये भी बहुत दिन तक चला। लेकिन उसके बाद फिर मैक्सवेल आ गए। कौन आ गए? मैक्सवेल। इन्होंने इनके मॉडल को फेल कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी इन्होंने, उसकी वजह से ये फेल हो गया। ओके, तो फिर नया मॉडल कौन आया? ये किसने दिया? रदरफोर्ड ने। ठीक, उसके बाद कौन आए? उसके बाद बोहर साहब आ गए। बोहर साहब ने फिर अपना मॉडल दिया। ठीक है, फिर उन्होंने बहुत सारी चीजें जो ये नहीं बता पाए थे, फिर बोहर साहब ने बताई। और इस तरीके से फिर कुछ टाइम के बाद बोहर साहब का भी मॉडल फेल हो गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, धीरे धीरे हमारी नॉलेज बढ़ती जा रही है। एक लॉन्ग जर्नी के बाद, लॉन्ग रिसर्च के बाद, कई सौ सालों की स्टडीज के बाद आखिर में फिर क्या आ गया? फिर आखिर में जो है वो आ गया क्वांटम, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आ गया। ठीक है, जो लेटेस्ट मॉडल है वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। इसमें इलेक्ट्रॉन को सिर्फ पार्टिकल नहीं माना गया है, वेव भी माना गया है। तो ऐसे ही चीजें इवॉल्व होती है। तो दो एटम के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, क्या होता है कि वो करीब आते हैं, उसको भी समझाने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई कि ऐसे बॉन्ड बना, फिर ऐसे बना, फिर ऐसे बना। क्योंकि पहले वाले ने जो चीजें बताई उससे सारी बातें सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी, तो लोगों ने सवाल उठाया कि भाई ये वाली बात तो आप समझा नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई अभी मेरी समझ में जितना आ रहा है उतना मैं बता रहा हूँ, अब आगे सब लोग काम करिए, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करिए, हो सकता है इसका भी जवाब मिल जाए। तो फिर दूसरी थ्योरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, तो वो हम इसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग में वही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली थ्योरी हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके 3-4 पॉइंट हैं, वो जल्दी से लिख लीजिए। इसको शॉर्ट में VBT ये भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला ये जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है हमको? इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। ओके, दूसरा पॉइंट लिखिए। इट टेल्स अबाउट द bond is formed, covalent bond is formed
by the overlapping of is formed by the overlapping of atomic orbitals. ठीक है, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. इनकी क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है. एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? कल मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूं. जैसे ये एस ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है. ठीक है, पी है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है. डी है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है. इसकी शेप कैसी होती है? बोलिए. स्फेरिकल. साथ के साथ बनाते जाइए. और अगर अच्छे से नोट्स बनाने हैं तो कल वाला लेक्चर ज़्यादा लंबा भी नहीं है, उसको पूरे को देख करके उसके नोट्स बना लीजिएगा. पी की कैसी होती है? डम्बल. ठीक है, डम्बल की तरह होती है. और डी की कैसी होती है? डबल डम्बल. कैसी होती है? डबल डम्बल. दो डम्बल बनने हैं. ठीक है, और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, और भी इसकी शेप में कई बातें होती हैं, लेकिन अभी फिलहाल इतनी बात याद होनी चाहिए. ठीक है, तो इनकी ओवरलैपिंग होने से क्या होता है? बॉन्ड बनता है. ठीक है, और ये ऑर्बिटल क्या होते हैं? ऑर्बिटल का बताइए क्या होता है ऑर्बिटल? हाँ, तुम बताओ बेटा अफान, ऑर्बिटल क्या होते हैं? ऑर्बिटल की डेफिनेशन ब्रैकेट में लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये. ऑर्बिटल इज ए 3 डायमेंशनल स्पेस, 3D स्पेस. 3D मोशन आ गया देखो. ऑर्बिटल इज ए 3D स्पेस around the nucleus where probability of finding the electron where the probability of finding the electron is maximum. Of finding the electron is maximum. ठीक है, तो अब ये पता साला कैसे चला? मैं तो एमएससी में जाकर के इस बात को समझ पाया. कोई टीचर भी नहीं बता पाता था कि ये कैसे पता चल गया. ऐसा एटम इतना छोटा, कल ही हम लोगों ने बात करी है. बॉन्ड लेंथ कैसे नापी जाती है, वो सब डिटेल में बताया, उसको देखना. बॉन्ड लेंथ नापी जाती है 10⁻⁻12 मीटर में. इसका नाम क्या होता है? पीकोमीटर. और 10⁻⁻10 में एटम का साइज होता है, इसका क्या नाम होता है? आर्मस्ट्रॉन्ग. और एक होता है 10⁻⁻9, ये तो बहुत ज्यादा सुना है, इसको क्या कहते हैं? नैनोमीटर. नैनोमीटर में सारी चिप विप जो बनती है, उसमें जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो नैनोमीटर में बने होते हैं. नैनोमीटर टेक्नोलॉजी. और माइक्रोमीटर क्या होता है? 10⁻⁻6, ये होता है माइक्रोमीटर. और मिलीमीटर कितना होता है? 10⁻⁻3. ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ गलत कर दिया. इसको मुझे लिखना चाहिए था मीटर. तो ये बराबर होगा 1 नैनोमीटर के. और ये भी मीटर लिखूंगा तो ये बराबर होगा 1 माइक्रोमीटर के. और ये भी मीटर लिखूंगा तो ये बराबर होगा 1 मिलीमीटर के. और मिलीमीटर कितनी मोटी होती है? इस लाइन के बराबर. दिस इज 1 मिलीमीटर से ज्यादा ही होगी, कम नहीं है ये लाइन. इतना 1 मिलीमीटर होता है. ठीक है, तो यही समझ में नहीं आता था कि जो है वो ऑर्बिटल का साइज कैसे पता चला जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, वो भी एटम के अंदर. कि स्फेरिकल है, ये डंबल है, ये फूल जैसा है, डबल डंबल है. ठीक है, तो ये मैथमेटिकली श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशन दी. उस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि अभी हम लोगों को पता चल गया कि जो है वो कोई भी पार्टिकल होता है उसके साथ उसका वेव नेचर भी होता है. पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होते हैं. हाँ, डायरेक्शन का नहीं, वो वेव होता है.
ठीक है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, इसी को क्या बोलते हैं, डुअल नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डुअल नेचर। हाँ, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर जब चैप्टर हम लोग करेंगे तो उसमें ये सब बातें आ जाएंगी। तो खैर, तो उस इक्वेशन में जब हम उसको सॉल्व करते हैं किसी भी एटम और इलेक्ट्रॉन को डाल करके उसकी वैल्यूज को, तो ये हमें पता चलता है कि ये s ऑर्बिटल में है, ये p में है और उसकी शेप ऐसी है, ये d में है उसकी शेप ऐसी है। आई बात समझ में? तो उससे हमें मैथमेटिकली ये सब पता चला है, माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख के नहीं पता चला है। ठीक है, ये मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स है। तो क्या लिखा हमने लास्ट, बताइए जरा सा। तो इज मैक्सिमम, ठीक है। तो एक तो ऑर्बिटल होता क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना, तो अब पता चल गया ऑर्बिटल किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब लिखिए दूसरा तीसरा जो भी पॉइंट है। इन ऑर्डर टू फॉर्म ए बॉन्ड, a bond between the two atoms, they must come close enough so that their orbitals can overlap। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की पहली लाइन क्या लिखवाई थी मैंने, बस इतने लिखवाया, बाय ओवरलैपिंग नहीं लिखवाया था। हाँ, क्या, हाँ, हाँ, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो ये जो तीसरा पॉइंट है ये भी उसी का रिलेटेड है कि मान लीजिए मुझे बॉन्ड बनना है, हाइड्रोजन वाले ही बॉन्ड बनाते हैं, कहाँ गया, हाइड्रोजन वाला बनाते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन के अंदर इसका एटॉमिक नंबर 1 है, यहीं से शुरू करते हैं। तो इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या होगा, 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s1 में ही आ जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। और s ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये s ऑर्बिटल हो गया। एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ये रहा, उसके अंदर भी 1s1, उसका दूसरे का ऑर्बिटल वो भी s है, ये रहा, इसका इलेक्ट्रॉन ये। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये दोनों बॉन्ड बनाने के लिए करीब आ रहे हैं। ठीक है, और ये एनर्जी इस तरीके से करीब आ रहे हैं और फिर घटना शुरू हो रही है। और क्या होगा, ये दोनों करीब आकर के वहां पे आके रुक जाएंगे जहां पर क्या हो जाएगी, जहां पर इनकी एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। और ये जो दोनों के s ऑर्बिटल हैं, इसका भी 1s है, इसका भी 1s है, ये दोनों ने आपस में क्या कर लिया है, ओवरलैपिंग कर ली है। तो ये वाला जो रीजन है दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग रीजन, ओवरलैपिंग। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में, ये हाइड्रोजन ये दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। हम लोग ऐसे डंडे से दिखाते हैं, एक्चुअली जो बनता है वो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन इसका आया और ये इलेक्ट्रॉन इसका आया। अब क्या हो गया, ये दोनों का इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहाँ पर आकर के आपस में एक दूसरे में ओवरलैप कर गया, यूं कह लीजिए फ्यूज कर गया। ठीक है,
बनाइए इस वाले डायग्राम को जल्दी से, वहीं पे ओवरलैपिंग कैसे हो रही है पूरा बनाइए। थोड़ा स्ट्रक्चर बेटा बड़ा बड़ा बनाया करो, लिखो चाहे छोटा बड़ा जैसे, लेकिन डायग्राम बड़ा बनाओ। डायग्राम बनाने में कंजूसी मत करो जगह की। बन गया? ये वाला, ये कौन सा, मैं समझ नहीं पाया। ये, हाँ ये बेटा अभी मैं लिखवाऊंगा इसको, ये आपने पूछ लिया है तो बता भी देता हूँ। जब भी दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो उनके जो अंदर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो इसी ओवरलैपिंग का पार्ट है, उसका ए पार्ट है। ये पॉइंट सभी लिखवाऊंगा। क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो हैं एक तो सिंगल होने चाहिए, ठीक है, हाँ, दूसरे जो है वो अपोजिट स्पिन में होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अपोजिट स्पिन में। तो ये इलेक्ट्रॉन की अगर स्पिन में यहां पर दिखाऊंगा तो देखो कैसे दिखाऊंगा, ऐसे दिखाऊंगा, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर जो रहते हैं कहीं पर भी किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो कैसे रहते हैं? अपोजिट स्पिन में रहते हैं, ठीक है, हाँ। उसको एक क्लॉकवाइज कहते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। जैसे मान लो इसी का ऑर्बिटल बनाओ, ये बना दिया, स्क्वायर शो बना करके भी शो कर दे, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, ठीक है ना। इसका बनाऊं, इसमें भी एक ऑर्बिटल होता है, तो ये एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है। पी में 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑर्बिटल चाहिए, तो एक ऐसे, ये और ये। अपोजिट इसलिए रहते हैं कि बेटा अपोजिट ही जो है वो हो सकते हैं, इसी को कहते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या कहा था उन्होंने? ये फिर क्वांटम नंबर की बात आएगी, ठीक है। ये भी, जो भी चीज होती है वो स्टेबिलिटी की वजह से होती है, ठीक है। ये कंडीशन इनको स्टेबल करती है, एक सेम स्पिन हो जाएगी तो अनस्टेबल हो जाएगी, ठीक है, हाँ। तो ये बन गया, हो गया। चलिए अब इसी बात को लिखिए, ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स मींस overlapping of atomic orbitals means penetration of orbital into each other, of orbital into each other, each other। पेनिट्रेशन मतलब पेनिट्रेट करना, एक दूसरे में घुस जाना, ठीक है भाई। जितना अच्छा पेनिट्रेशन होगा, इसी आगे लिखिए, देयरफॉर हायर द पेनिट्रेशन, higher the penetration, stronger will be the bond, ठीक है। एंड दोज ऑर्बिटल्स, ये वाली बात भी लिखिए जो भी आपने पूछी थी, एंड दोज ऑर्बिटल्स विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, जो यहाँ पे मैंने दिखाई है, ठीक है। ये वाली को अगर मैं कहूँगा
प्लस हाफ, तो ये वाली क्या कहलाएगी, माइनस हाफ। ठीक है, हाँ। या इसको कहूंगा क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, हाँ। तो क्या लिखवाया मैंने, जरा बोलिए। स्पिन कैन ओवरलैप। ठीक है, ये कंडीशन है। अगर मैं दोनों की सेम स्पिन दिखा दूंगा और ओवरलैप कराऊंगा तो एग्जामिनर 0 नंबर देगा। ठीक है, हाँ, वो दे देगा बताओ कौन सी ओवरलैपिंग पॉसिबल है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपोजिट स्पिन वाले ऑर्बिटल ही ओवरलैप करेंगे। ठीक है, हम्म, अब बेटा उतना ज्यादा वो अभी मत जाओ। ठीक है, कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। जितना बताया जा रहा है उसी पे स्ट्रिक करो। ठीक है, वो बात जो तुम्हारी है वो यही है कि हाँ, लेकिन एक्चुअली मकसद जो है ना इसका स्टेबिलिटी से है और क्वांटम नंबर से। ठीक है, क्वांटम नंबर क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है तो थोड़ा सा वो आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्वांटम नंबर भी पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। तो ये हो गया। चलिए, और इसमें लिखिए, ओवरलैपिंग इज ऑल्सो पॉसिबल if one orbital is having two electrons and other is having two electrons and other is having no electron। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल बता देते हैं। चलिए, कहाँ बताया जाए, यही बता दें। देखो, ये बहुत एग्जाम्पल काम आएगा। ये नमोनिया है। क्या है, अमोनिया, NH3। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, क्या करता है ये, इसके पास H पॉजिटिव आता है। ओके, H पॉजिटिव के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, मुझे पता है कि 1s होता है। कौन सा होता है, 1s। प्लस का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। भाई इसके पास, हाइड्रोजन के पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, और प्लस चार्ज का मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया, तो ये ऑर्बिटल खाली है। तो ये क्या करता है, ये जब करीब आता है तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है। क्या कर देता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाला डोनेट कर देता है, और डोनेट करके ये ऐसे बॉन्ड बना लेता है। क्या कर लेता है, ऐसे बॉन्ड बना लेता है, और ये अमोनिया से NH3 पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना करके क्या बन जाता है, NH4 प्लस बन जाता है। इसको अमोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये वाला एग्जाम्पल जब पूछा है तो इसको भी लिखिए। ठीक है, वहीं पर। और ये वाला बॉन्ड का नाम भी स्पेशल है। इस बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाम सुना है ये वाला, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड की ही एक वैरायटी है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिख दूं कहीं पे, या लिख लेंगे आप लोग। ये जो एरो से दिखाया जाता है ये बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। यहाँ पे लिख देता हूं, यह है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम दे रहा है और एक एटम के पूरा खाली ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड की ही कैटेगरी में आता है। ठीक है, पूछा जाएगा कि ये कौन सा बॉन्ड है तो हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड में कौन सी कैटेगरी है तो कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्लियर हो गई बात, वेरी गुड।
अब वही कैटेगरी ऑफ बॉन्ड की ही बात हम लोग कोऑर्डिनेट उसकी कोवेलेंट बॉन्ड की करने जा रहे हैं। लिखिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, ये तो आप लोगों को बता दिया है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। बताइए। ये तो शुरू से ही कर रहे हैं हम लोग, पहले दिन से लेक्चर में कर रहे हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। लिखो, पहले इस बात को लिखो, फिर से लिखो बड़े बड़े लेटर में। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, इज फॉर्म्ड हाँ बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग ये 3 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, एक सिग्मा, एक पाई, एक कोऑर्डिनेट। तो जितना कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ना है उतना तो मैंने पढ़ लिया है अभी, अब इससे ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। इसमें शेयरिंग कैसी हुई है फिर से बता दूं, देखिए NH3, इसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किया, H पॉजिटिव के पास एक ऑर्बिटल खाली था, इसने ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ठीक है, जब इसको दे दिया तो यहां पर क्या हो गया, NH3H, ये जो बॉन्ड बना ये कौन सा बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसका तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, लेकिन इसने क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, H H H H और प्लस चार्ज यहाँ आता है नाइट्रोजन के ऊपर, क्या कहलाता है ये, अमोनियम आयन। इसका नाम भी लिखिए, क्या नाम है इसका, अमोनियम आयन। वो है अमोनिया, ये है अमोनियम आयन। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है, ये हमको समझना है। हम्म अमोनियम आयन इसको बोला जाता है, क्या नाम है इसका, आयन। ठीक है, चलिए अब देखिए टाइप ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कितने टाइप की ओवरलैपिंग होती है। तो ये 2 तरीके की होती है। पहली जो हमको डिटेल में पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड एक्सियल ओवरलैपिंग। दूसरी कहलाती है पैरेलल ओवरलैपिंग। ठीक है,
इसका दूसरा नाम भी आप लिख सकते हैं, चाहे तो साइड वेज ओवरलैपिंग। हो गया, चलें। सपोज मेरे पास ये दो ऑर्बिटल हैं, वही हाइड्रोजन वाले लेते हैं, ठीक है। एस ऑर्बिटल हैं दोनों के दोनों, इनको आपस में आके ओवरलैप करना है, ठीक है। तो ओवरलैप करना है तो कैसे ओवरलैप करेंगे, देखिए ऐसे ओवरलैप करेंगे। इसको बाद में बनाते हैं, पहले इसको ओवरलैप कराते हैं। कैसे भी करा लिए, ऐसे कराइए, ऐसे इसको यहाँ ऊपर से करा लीजिए, चाहे यहाँ पे करा लीजिए, चाहे ऐसे करा लीजिए, चाहे ऐसे करा लीजिए, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, क्योंकि स्फेरिकल है ना ये, 3 डायमेंशनल, कहीं से भी आकर के ओवरलैपिंग कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे अच्छों का धुआं निकल जाता है खाली इसी क्वेश्चन के ऊपर, समझ गए। तो इसलिए याद रखना है इसको, इतना घुमा के जो मैं दिखा रहा हूं, इससे देखो क्या हो रहा है यहाँ पे जब भी एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। और एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, ओवरलैपिंग लिखो, ओवरलैपिंग along the axis, along the internuclear axis, इसको कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। हाँ, मतलब है along the internuclear axis। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का क्या मतलब हुआ, जो न्यूक्लियस को मिलाए लाइन, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इस बात को भी लिखिए आप लोग जो है, वरना बाद में परेशान होंगे। तो अब तुम बताओ, पहले लिख लिया, इसको मुझे इसके साथ ओवरलैप कराना, तो किधर से लेके जाऊं, जिधर से तुम कहो उधर से मैं लेके जाऊंगा, और फिर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग करके दिखाऊंगा। नीचे से जाऊं, साइड से जाऊं, इधर से जाऊं, कहां से जाऊं, नीचे से जाता हूं, चलो ये चला गया। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसको कहते हैं, लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियस ऑफ 2 एटम्स। ये देखो, बोलो, हो गई ज्वाइन, नहीं हो गई, यही लाइन क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। और इसी के अलोंग ओवरलैपिंग हो रही है, नहीं हो रही। अब चलो इधर देखो, इधर देखो, बाद में बनाना। अब मैं इसको इधर से लेके जाता हूं, इधर से इधर से, क्योंकि मुझे डायग्राम में ऐसे ही दिखाना पसंद है। तो अब बताओ, अब भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हो रही है, नहीं हो रही है? और इस लाइन का नाम क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। शॉर्ट में लिख लो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, INA बोलूंगा मैं और आप लोग समझ जाना, ठीक है। हमेशा कहीं से भी ले जाओ, ऊपर से ले आओ तो साला एरो ऊपर लगा दो, वो एक्सिस जो दो न्यूक्लियस को मिलाता है उसको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं, बस। और जब भी ओवरलैपिंग होगी तो इसी के अलोंग होगी, ठीक है। किसके अंदर, एस ऑर्बिटल के अंदर, हमेशा। इस बात को लिखो, ओवरलैपिंग इन बिटवीन द एस ऑर्बिटल, between the s orbital
and S and P orbital, and P orbital, P orbital always takes place along the internuclear axis, along the internuclear axis, इंटरन्यूक्लियर। अब ये शॉर्ट में लिखना सीख जाओ ना, INA, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। देयरफॉर ये अब आ रही है असल क्वेश्चन वाली बात, इट विल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो जहां पे आपको s ऑर्बिटल दिख जाए समझ जाओ वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। पाई बॉन्ड बनाना उसने, दूसरा जो है पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड बताया था ना मैंने, कहाँ गया ये रहा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। वो कैसे बनता है, हाँ ये बनता है इसके जरिए से, कहाँ लिख दूं, रेड कलर से ही लिखता हूं। तो इससे क्या बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। इसका नाम लिखो सिग्मा बॉन्ड। इससे जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, इससे जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है, साइडवेज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग से। ठीक है, एक बार एस वाले तो मैंने दिखा दिए, पी वाला भी बना करके दिखा दूं, है देखो। तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दूं साइज को। चलिए देखो, ये मेरा पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल डंबल की तरह होता है, इसमें एस ऑर्बिटल ले आओ, तो एस ऑर्बिटल ये रहा, ये रहा एस ऑर्बिटल, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, इनको मिलाने वाली लाइन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। पहला इसका चेंज कर दें ताकि क्लियर दिखे, ये रे अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप हो रहा है। सर अगर दो सिग्मा बॉन्ड होगा तो दोनों अलग-अलग साइड पर रहेंगे, एक ही साइड पर रहेगा? एक ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल एक ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, यहां दिखाया था मैंने, कहाँ गया, आजा सिम सिम, ये 3 ऑर्बिटल है, इन तीनों के अलग अलग नाम होते हैं। इसका नाम होता है PX, इसका नाम होता है PY, इसका नाम होता है PZ। चलो ये बना के भी दिखा देता हूँ, अब आपने पूछ लिया है तो बताना तो पड़ेगा मुझको। हाँ देखो अभी बताता हूँ, ये मेरा X हो गया, ये Y हो गया, Z कैसे बनाऊं, Z परपेंडिकुलर होगा तो उसको यहाँ तो बना नहीं सकता मैं, तो कैसे बनाते हैं, ऐसे लाइन बना देते हैं ना, तो ये Z एक्सिस हो गया, ठीक है। ये वाला एक्सिस क्या है, बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब देखो PX कैसे बनेगा, जल्दी से शाबाश, PX सर ऐसे बनेगा along the X एक्सिस, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, इसका नाम हो गया PX। अब लो यार बात P की कर रहे हैं, तुम D में पहुंच गए, कंफ्यूज मत करो, जिस पे बता रहा हूँ वो कंसंट्रेट करो, वरना बेटा परेशान हो जाओगे, ठीक है। हाँ ये हो गया PX। अब चलो PY देखो, ये हो गया PY, ठीक है। और ये हो गया, इसको दूसरा कलर ले लें, ब्लैक, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, ब्लैक ले लेते हैं, ये मेरा हो गया PZ, ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने PZ। अब एस ऑर्बिटल को कहीं से भी लाओ, कहां से लाऊं, PZ से कराऊं, लो ये रहा, तो भी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। इससे वाला तो मैंने करा ही दिया तुमको, इस वाली लाइन में लाओ, नीचे से लाओ, ऊपर से लाओ, तो भी वही अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ये असल फील लाना जरूरी है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमेशा क्या कर रहा है, सिग्मा ही बॉन्ड बना रहा है। तो जहां पर भी s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएगा, इस बात को दिमाग में बैठा लेना है, वहां पे कौन सी वाली ओवरलैपिंग होगी, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, और बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, सिग्मा बनेगा। ओके, देखो ये सारी बातें लिखी हुई हैं नोट्स में, कंप्लीट हो गई, नहीं हो गई है तो ये वाला डायग्राम जल्दी से बना लो। ये मेरा पी एक्स, मैं इसको ले लेता हूँ, ये तो एस ऑर्बिटल है, और एस में एक्स वाई जेड होता नहीं है क्योंकि ये तो स्फीयर है, इसमें एक्स वाई जेड का क्या लेना देना, इसमें तो हर तरफ एक जैसा है ना। इतना छोटा डायग्राम बनाता है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। हो गया, तो ये हमको समझ में आ गया कि एस ऑर्बिटल जहां भी इन्वॉल्व होगा वहां पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, अब पी ऑर्बिटल अगर दोनों पी हो जाएं तब क्या होगा, तो दोनों पी हो जाएं तो उसको भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। लो ये देखो, उस अच्छा नहीं नहीं, उसमें अगर एक्सियल ओवरलैपिंग होनी होगी तो कैसे होगी ये देखते हैं। तो एक पी ऑर्बिटल ये ले लिया मैंने, ठीक है, ये कौन से एटम का है, मान लो ऑक्सीजन का है, ये ऑक्सीजन ले लिया मैंने, सिंगल ऑक्सीजन। ओके, और दूसरा भी ऑक्सीजन लूंगा तो कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, O2। वहां H2 बनाया था, यहाँ O2 बना रहा हूं। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन लिया तो देखो कैसे ओवरलैपिंग होगी, आ जा भाई सिम सिम। ठीक है, और ये ओ, अब इन्होंने क्या किया, ये ओवरलैपिंग कर ली। ठीक है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया अपना, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन ने दिया। क्लियर हुई बात, हाँ इंटर न्यूक्लियर, मॉलिक्यूलर नहीं, इंटर न्यूक्लियर, वही तो दिखा रहा हूं। इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये है, ब्लैक कलर से बना दूं, ये लो। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या हो जाएगा, ये वाला। तो देखो अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गई ओवरलैपिंग, और इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये एक्सिस क्या कहलाता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और इससे कौन सी ओवरलैप बॉन्ड बनता है, सिग्मा। यार कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकते हो भैया, सिग्मा बॉन्ड होता है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग होगी तो वो कहलाता है बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है, हाँ बनाओ इस वाले। तो पी में देखो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग कैसे होती है, ऐसे होती है। डायग्राम बन गया है, हाँ ऐसे ही बनाओ बड़ा सा। तो ये दो ऑक्सीजन एटम आए और आ करके इन्होंने क्या किया, आपस में ऐसे बॉन्ड बना लिया। हाँ, हाइड्रोजन तो ले नहीं सकते बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन में तो पी होता ही नहीं है, एस होता है। तो हमको तो पी दिखाना था, तो इसलिए ऑक्सीजन लिया हमने, ऑक्सीजन में पी ऑर्बिटल होता है। बन गया, चलिए
अभी जगह और छोड़ दीजिएगा इसके लिए, 2-4 बातें और बाद में लिखवाऊंगा। अब मैं पाई ऑर्बिटल, ये क्या कहते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग और साइडवेज ओवरलैपिंग दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऊपर करके दिखा दो। हाँ, यहाँ पर चलिए। तो साइडवेज ओवरलैपिंग, क्या साइडवेज ओवरलैपिंग एस में पॉसिबल है? नहीं, अभी तो बताया एस ऑर्बिटल। बेटा नक्शा ध्यान रखना है? हाँ, सही नहीं। हाँ हाँ हाँ, चलो हाँ ठीक ही लग रहा है। तो साइडवेज ओवरलैपिंग जो है वो एस ऑर्बिटल में पॉसिबल ही नहीं है, या यूं कहिए कि एस ऑर्बिटल के साथ ही पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए एस ऑर्बिटल तो यहाँ पे उसका कोई काम है ही नहीं। यहाँ पे पी ऑर्बिटल में साइडवेज ओवरलैपिंग हम लोग सीखेंगे, डी में भी होती है, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग पी को सीखते हैं। तो देखिए इसमें ओवरलैपिंग साइडवेज कैसे होती है, ये वाली तो समझ गए आप, ये तो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई। साइडवेज होनी होगी तो कैसे होगी, तो देखिए। हाँ बेटा, अभी सब कराते हैं। ये हो गया एक ऑर्बिटल, और ये हो गया दूसरा ऑर्बिटल, साइडवेज ओवरलैप। क्लियर? ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस, लेकिन अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, बल्कि कैसे हो रही है, साइडवेज हो रही है, ये हो रही है। यानी ये जो ऑर्बिटल का जो डंबल का लोब है, ऊपर वाले ने ऊपर वाले के साथ ओवरलैपिंग करी और नीचे वाले ने नीचे वाले के साथ, देखो ऐसे, ये दोनों पी ऑर्बिटल हैं, ऐसे आए करीब, ऐसे आते तो क्या होती, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और एक्सियल ओवरलैपिंग होती, सिग्मा बॉन्ड बनता, बल्कि ऐसे बनाता हूं ये, ठीक है, ये ऑर्बिटल ये आए 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 और ये एक दूसरे पे क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गई। ओवरलैपिंग का मतलब एक दूसरे में पेनिट्रेट कर गए, घुस गए, पेनिट्रेशन मतलब घुस जाना, ठीक है, ये घुस गए एक दूसरे में। साइडवेज में ये एक ऑर्बिटल ये है, एक ये पी ऑर्बिटल ये आया आया और खाली टच होकर के रह गया, उतना ज्यादा घुस नहीं पाया, ठीक है, और ये अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं है, ये साइडवेज है। तो अब मुझे ये बताओ खुद से कि कौन सा वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग हुआ, क्योंकि उसमें तो देखो ना कैसे पकड़ बना ली उसने मजबूत, ऐसे ही बना लो तो साला नहीं छूट रहा है, और इसमें इसमें तो खाली टचिंग टाइप हो रही है, तो ये क्या मतलब, ये तो वीक बॉन्ड है। इसीलिए सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है, और पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। तो इसको लिखिए जल्दी से, ठीक है, साइडवेज ओवरलैपिंग का ये एग्जांपल लिखिए, और लिख लिया। तो दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग एंड इट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड। अब देखो, अब आप देखो यहां पर भी क्या होगा, ये ऑक्सीजन एक है, ये दूसरा ऑक्सीजन, ऊपर ऑक्सीजन लिया था ना मैंने, उसी का ये दूसरा ऑर्बिटल है जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, और वो ऐसे कर रहे हैं। अभी आपको बना के दिखाऊं, चलो दिखाता हूं। एक ऑक्सीजन ली,
मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो जल्दी से। तो इसके अंदर एटॉमिक नंबर होता है 8, तो हो जाएगी क्या 1s2 2s2 2p 8 है ना, 4 आएगा, 2 नहीं आएगा। 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है, तो 2 2 4 और 4 8। ठीक है, अब इनके जरा ऑर्बिटल बना दूं मैं, ये देखो ऐसे डिब्बे खाने बना करके दिखा देता हूँ। अब ऐसी ज्योमेट्री तो बना नहीं पाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, तो दिखाने के लिए डिब्बे बना देता हूँ। 1 2 3। तो कैसे आएंगे इलेक्ट्रॉन, ये मैंने पहले ही बता दिया है कि अपोजिट स्पिन के साथ आते हैं, क्योंकि ऐसे ही स्टेबल होते हैं। ये बेटा बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। क्यों नहीं बनाएगा, इसलिए कि ये कंप्लीट है। ये कह रहा भाई मुझे मत छेड़ो, मैं तो बिल्कुल स्टेबल हूँ, मेरा ऑर्बिटल भरा हुआ है, मुझे क्यों पंगे में डाल रहे हो। वैलेंस शेल वाले बनाते हैं ना बॉन्ड, ये वैलेंस शेल में थोड़ी, ये तो अंदर वाली शेल में है। ऑक्सीजन का न्यूक्लियस ये रहा, उसके बाद एक शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी शेल, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं को तो, इसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड में। बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है वैलेंस। क्लियर हो गई बात। हाँ, अब देखो, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये बना दिए मैंने। इसके 4 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, पहले सब में सिंगल भरते हैं, जब सबको एक एक रोटी मिल गई तब उसके बाद डबल करते हैं। तो ये डबल अब करेंगे, ये नहीं कि समझिए और ये भी नहीं करेंगे कि इसको सर इन दोनों को डबल करते हैं, इसे खाली छोड़ दें, ये भी अलाउ नहीं है। ठीक है, ये सब बातें हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब देखो, ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये तो बनाएगा पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा है, मान लो px है, या हाँ py मान लेते हैं, ठीक है, और ये वाला pz, ये क्या है, pz है। तो ये सिग्मा बनाएगा, ये पाई बनाएगा, या उल्टा कर लेते हैं, ज्यादा किताबों में pz को बन देते हैं हम लोग, सिग्मा बना रहा है और ये वाला पाई बना, ठीक है। z वाला जो ऑर्बिटल होगा ये वाला, तो दूसरा मॉलिक्यूल भी कैसे आएगा, ऐसे ही सामने से आएगा, और इसके साथ ये बाहर निकल रहा है ना ऐसे, तो दूसरा मॉलिक्यूल जो आएगा, दूसरा एटम जो आएगा ऑक्सीजन का, वो कैसे आएगा, ऐसे आएगा, उसका भी z एक्सिस ऐसे ही होगा, उसका ऑर्बिटल ऐसे आ जाएगा। अब आ गया ऐसे, तो मुझे बताओ, पेन देना जरा, एक पेन और दो, एक और दो, लो हो गया काम। ये देखो, ये 2 ऑर्बिटल हैं, एक पी वाई एक पी जेड है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये मेरा जेड वाला हो गया, ये आ रहा है, दोनों ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, ये आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, ये देखो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, हो गई, ओके। इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे बनाना था, हाँ, ये अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई, तो इन ऑर्बिटल की कैसे होगी, साइडवेज ही तो होगी। तो पहला सिग्मा बना तो उसके बाद पाई ही बनना है, दूसरा सिग्मा बन ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो, ठीक है। हाँ, लेकिन पहला हमेशा सिग्मा बनेगा, पहला हमेशा सिग्मा बनेगा, फिर उसके बाद जो भी बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। क्लियर हुई बात। हाँ, ये वाला क्लियर हुई। तो अब देखो, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन के अंदर ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन, पहले एक बॉन्ड बना, वो कौन सा बनेगा, सिग्मा बनेगा, फिर दूसरा बॉन्ड बना, वो कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड। आज कुछ फील होना शुरू हुआ होगा, ये क्या कहानी रहती है सिग्मा की पाई की, कैसे बनता है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये बना लीजिए, वो पाई बनाया, अब ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना करके ऐसे दिखा दीजिए, और ये बात को लिखिए कि हमेशा जब भी कोई बॉन्ड कि 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बनते हैं, तो कैसे बनते हैं, पहले सिग्मा बनता है, फिर पाई बनता है, फिर जितने बनेंगे वो पाई बनेंगे,
ये जो दो बॉन्ड बने हैं ये तो इसके बीच में बने ना बेटा। बॉन्ड बनने के लिए क्या जरूरी होता है? एक तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन हो चाहिए, दूसरा अनपेयर्ड होना चाहिए। तो ये वाले दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं ना बॉन्ड बनाने के लिए, ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल, क्योंकि यही तो अनपेयर्ड है। दूसरा ऑक्सीजन एक और लिख लो, कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूँ, लो ये रहा ऑक्सीजन 8। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ये रहा, डायरेक्ट इसका लिख दूं ऐसे, बोलो ये हो गया। यस यस यस, ठीक है। अच्छा ये जो है क्या हो गया? हाँ, अब ये दोनों क्या होंगे? ये वाला इसके साथ ओवरलैपिंग कर जाएगा और ये वाला इसके साथ ओवरलैपिंग कर जाएगा। एक ओवरलैपिंग से सिग्मा बन जाएगा, वो मैंने अभी दिखाया कैसे बनेगा। दूसरी ओवरलैपिंग से पाई बन जाएगा, ठीक है। ये वाला सिग्मा बन गया, ये वाला पाई बन गया। और ये दो ऑक्सीजन आए, और जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन आकर के बनेंगे तो ये क्या बना देंगे? ये O2 बना देंगे, ये O2 बन गया। अब मॉलिक्यूल बन गया। वरना सिंगल एटम रहते, सिंगल एटम स्टेबल नहीं होते हैं, तो आपस में इसीलिए तो बॉन्ड बनाया, इतनी सब मेहनत करी इन्होंने कि ताकि स्टेबल हो जाए। क्लियर हुई बात? चलो अब जल्दी, नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर देखा है आपने? नाइट्रोजन में दो नाइट्रोजन के बीच में N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है, हैं? चलिए देखिए, नाइट्रोजन जैसे हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2, तो नाइट्रोजन भी N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3। इसके डिब्बे बनाऊं तो ऐसे बनेंगे, जल्दी जल्दी बनाते रहिए। अब जब मैं इधर देख करके बना रहा हूं तो बनाते रहिए, कोई ऐसी नई चीज नहीं बता रहा। जब नई चीज बताऊं तो उस वक्त पूरा सब छोड़ करके कंसंट्रेट कर लिया करिए। दो नाइट्रोजन के बन गए। तो अब देखो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होगा? ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ ओवरलैपिंग हो जाएगी। इसमें से एक अलोंग दी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा, वो सिग्मा बनेगा। बाकी दो पाई बॉन्ड बनेंगे। तो नाइट्रोजन का इसीलिए स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा होता है, 1 2 3, ठीक है। और पहला क्या हो जाएगा? सिग्मा, बाकी दो पाई। और आप चाहे तो 6 पेन लेना और 6 को परपेंडिकुलर करना, 3 को एक तरफ परपेंडिकुलर XYZ बनाना, तीसरे को XYZ बनाना, उनको करीब लाना, देखना एक अलोंग द एक्सिस होंगे, बाकी दो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के साइडवेज होंगे। क्लियर हुई? 3 बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग ही हो गया। हाँ लेकिन है बॉन्ड तो 3 हो गए, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ गया ना। सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे तो अलग बात होगी, लेकिन हम तो पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना इस वक्त। तो पूरे मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाएगा? ये, हाँ 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो ये स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि जो कुरकुरे, चिप्स, इन सब चीज़ों में जो जब पैकिंग करते हैं तो क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस भरते हैं। क्यों भरते हैं? इसलिए कि नाइट्रोजन गैस उनके ऑयल वगैरह के साथ रिएक्शन नहीं करती है। ऑक्सीजन अगर भर जाएगी, रह जाएगी उसके अंदर, तो वो रिएक्शन कर जाती है, तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, ठीक है। चलिए काफ़ी हम लोगों ने आज बॉन्डिंग के बारे में सीख लिया, और यहाँ पे हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समाप्त होती है।
बेटा आप लोग इतना लेट आए हो, कल से करते हैं फिजिक्स की क्लास है। थोड़ा सा इनको टाइट रखा करो, ये बेचारे जो है ना वो हो जाते हैं, दवा ववा खाते हैं उसकी वजह से। कल हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन, ये नया टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग। किसने बात नहीं करी आपसे कुछ? मैंने कहा यार तुम लोग खुद ही डिसाइड कर लो, अब 11th की कहाँ फीस वीस की बात मैं करूँगा, कुछ टाइम ही नहीं रह गया इसमें, जो आप लोग कह दोगे वही मैं ले लूँगा। हैं? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी पढ़ाई ना तो समर वेकेशन में ख़त्म होने वाली है ना विंटर वेकेशन में, अब ये जेई का एग्ज़ाम तक लगातार चलती रहेगी, ठीक है ना? तो तुम्हारे दिमाग में क्या है, तुम अच्छा अपने दिमाग का बताओ। तुम अपने दिमाग की बताओ चलो। फीस की आपने डिस्कस नहीं किया था बेटा इनके साथ? हाँ 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 ठीक है। अच्छा वो सब्जेक्ट वो टीचर जो हैं बेटा वो हैं, चलो ठीक है, वो कहाँ पर मतलब वो है? अच्छा चलो ठीक है। अब ऐसा करते हैं, जब तुमने फिजिक्स की बात कर दी है तो